हेलो गाइस। तो चले बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अरमान अभी भी गार्डन में गुस्से से खड़ा था। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसके एंजल के आंखों में आंसू आए। उसने उस तरफ देखा जहां पर सुकून रोते हुए भागे थी। तभी उसके पास आहिल आया। आहिल ने अरमान को गले लगाकर कहा, भाई शांत हो जाओ। आई नो कि तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, पर वो बच्ची है, उस पर गुस्सा मत करो वरना वह कभी तुमसे बात नहीं करेगी। क्योंकि बच्चों के मन बहुत अच्छे होते हैं और अगर उनके मन में किसी के लिए गुस्सा भर जाए तो वह आसानी से मिटता नहीं। और जहां तक मुझे पता है, कार्तिक ने कहा था कि सुकून बहुत जिद्दी है, तो भाई जल्दी जाकर उसे मनाओ वरना वह तुमसे बात नहीं करेगी। अरमान ने आहिल की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और वहां से सीधा सुकून की क्लास की तरफ चला गया। सुकून क्लास में अपने बेंच पर बैठकर अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर जोर जोर से रो रही थी। क्लास में अब तक कई सारे बच्चे आ चुके थे क्योंकि क्लास शुरू होने में कुछ ही देर बाकी थी। दिव्या और आरजू भी सुकून के पास आकर बैठ गए। कार्तिक सुकून के सर को सहलाकर उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर सुकून लगातार रोए जा रही थी। ज्यादा रोने की वजह से सुकून को हिचकियां भी शुरू हो चुकी थी। सुकून बहुत सेंसिटिव बच्ची थी, अगर वह ज्यादा देर तक रोती थी उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इसलिए कार्तिक उसे रोने से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर सुकून बहुत जिद्दी थी। अगर उसे किसी चीज का बुरा लगे तो वह आसानी से मानती नहीं थी। इसीलिए कपूर फैमिली ज्यादातर सुकून की हर बात मानते थे, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि वह कभी अपनी प्रिंसेस की आंखों में आंसू आना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और जनार्दन जी कभी अपनी प्रिंसेस को रुलाने वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ते थे, क्योंकि सुकून उनकी जान थी। अरमान भी अब तक सुकून की क्लास में आ चुका था। जैसे ही उसने सुकून को रोते देखा उसकी आंखें फिर से ठंडी हो गई। वह कभी अपनी एंजल की आंखों में आंसू बर्दाश्त कैसे कर सकता था। वह लंबे कदमों से सुकून के बेंच की तरफ चला गया। अरमान को आता देख दिव्या और आरजू चुपचाप से खड़ी होकर साइड में चली गई। कार्तिक ने घूरकर अरमान की तरफ देखा, कहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन रो रही है। अरमान ने ठंडी नजर कार्तिक पर डाली, पर कुछ नहीं कहा। वह सीधा जाकर सुकून की बगल में बैठ गया और बिना कुछ कहे सुकून को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। सुकून ऐसे अचानक हुए हमले से सकपका गई। उसने अपना छोटा सा गोल मटोल चेहरा ऊपर उठाकर अपनी टिमटिमाती आंखों से देखा कि वह अरमान था। उसने गुस्से से अपना मुंह फुलाकर साइड में कर लिया। रो रो कर सुकून का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी प्यारी प्यारी बनी आइज सूज चुकी थी। इस वक्त भी वह इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई भी उसे बस देखता ही रह जाता। अरमान ने प्यार से सुकून के गालों को सहला कर कर मेरी तरफ देखो। सुकून ने अरमान की बात नहीं मानी और अपना मुंह फुलाकर साइड में देखती रही। अब तक सुकून का रोना बंद हो चुका था, पर अभी भी सिसकियां ले रही थी। अरमान ने फिर से एक बार प्यार से सुकून से कहा, एंजल मेरी तरफ देखो। सुकून ने फिर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। इस वक्त अरमान को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अरमान को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात ना माने। इसलिए उसने इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहा, एंजल मैंने कहा मेरी तरफ देखो। अरमान की आवाज सुनकर सुकून डर गई और अपना चेहरा कर लिया। वही अरमान का सुकून से इस तरह से बात करना कार्तिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने अरमान तुम मेरी बहन को डरा नहीं सकते। अरमान ने बहुत खतरनाक नजरों से कार्तिक को घूर कर देखा। उसी नजरों से कार्तिक डर गया। फिर खुद को उसने संभालते हुए कहा, देखो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मेरी बहन को तुम ऐसे डरा धमकाकर जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकते। एक तो गलती तुम्हारी है, पहले तुमने मेरी प्रिंसेस को डांटा, वह तो सिर्फ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। अगर नहीं करना था तो मना कर सकते थे, पर तुमने मेरी बहन का प्यार से लाया हुआ केक फिर ऐसे फेंक दिया। कितना बुरा लगा मेरे को है ना प्रिंसेस को।
इतना कहकर कार्तिक ने मासूम सा फेस बनाकर सुकून की तरफ देखा। कार्तिक कहाँ, सपोर्ट मिलने के बाद सुकून ने भी अपना सर हमें हिलाया और अरमान की तरफ देखकर गुस्से से मुंह फुलाकर कहा, आपने हमें डांटा मिस्टर हैंडसम, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे। सुकून ने मुंह बनाकर कह रही थी। अरमान ने प्यार से उसके गालों को खींचते हुए कहा, ओके एंगल की मेरी गलती है पर आपकी भी गलती है ना, आपने मुझे बर्थडे विश किया। सुकून ने नाक फुलाकर हुए कहा, सभी तो करते हैं बर्थडे विश, हमने भी किया, हमने आपको सरप्राइज देने के लिए क्या, पर आपने हमारा केक उठाकर फेंक दिया। इतना कहते हुए सुकून फिर से रोने लगी, क्योंकि सुकून ने वह केक बहुत मन से अरमान के लिए लाया था। सुकून की आंखों में फिर से आंसू देखकर अरमान को फिर से गुस्सा आ गए। अरमान ने सुकून को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ थपथपाकर शांत कराते हुए, मैंने कितनी बार कहा है मुझे आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं है, आप मेरी स्ट्रांग एंजल हो, आपको रोना अलाउड नहीं है। अरमान की बातें सुनकर सुकून और जोर जोर से रोने लगी। उसमें रोते हुए कहा, गंदे मिस्टर हैंडसम, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप बहुत गंदे हो, आपने हमारा केक फेंक में डांटा और हमें चुप कराने के बदले आप हमें डांट रहे हो। कट्टी, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम मम्मी पापा दादू से कहेंगे कि हम आपसे कट्टी ले रहे हैं। दादू ने हमसे कहा था कि आप अच्छे नहीं हो, आप सच में गंदे हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। वही सुकून के मुंह से फिर से एक बार जनार्दन जी ने उसकी बुराई की। यह सुनकर अरमान की आंखें ठंडी हो गई। उसने अपने मन ही मन का, तो मेरे होने वाले दादा ससुर अभी से मेरी इंजन को मुझसे दूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं मिस्टर जनार्दन कपूर, इसकी सजा तो आपको मिलेगी। मेरी एंजल को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश किया आपने, अब देखना मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ। इतना कहकर अरमान एक एविल स्माइल पास कर दिया। वही सुकून का रोना अभी भी जारी था। अब सुकून का चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो चुका था। कार्तिक ने घबराकर सुकून को अरमान की गोद से झटके से उठा लिया और प्यार से उसे थपथपाते हुए कहा, प्रिंसेस शांत हो जाओ। वही अरमान जो अपने ख्यालों में था, इस वजह से कार्तिक सुकून को उसकी गोद से उठाकर अपनी गोद में ले पाया। अरमान ने गुस्से से कार्तिक को घूरकर देखा, जैसे कह रहा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एंजल को मुझसे दूर करने की। कार्तिक ने अरमान की नजरों को पूरी तरह से इग्नोर किया, क्योंकि इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी बहन थी। सुकून भी अब नींद में आने लगी थी, क्योंकि सुकून जब ज्यादा रोती थी तब उसे बुखार चढ़ जाता था। कार्तिक को इसी बात का डर था कि कहीं सुकून को बुखार न आ जाए, क्योंकि जब भी सुकून ज्यादा रोती थी उसकी तबीयत खराब हो ही जाती थी। कार्तिक अभी सुकून का माथा चेक करने वाला ही था कि उससे पहले अरमान ने झटके से सुकून को उसकी गोद को खींचकर अपनी गोद में ले लिया। सुकून अब तक नींद के आगोश में जा चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसकी आंखें भारी हो रही थी। कार्तिक ने गुस्से से अरमान को घूर कर देखा और कहा, तुम क्यों मेरी बहन को परेशान कर रहे हो? पहले तुमने उसे डांटा, फिर तुम्हारी वजह से मेरी बहन रोई, और अब जब मैं उसे चुप करा रहा था तो तुमने मेरी बहन को मुझसे खींच कर अपने पास ले लिया। जल्लाद कहिए। कार्तिक की बात सुनकर अरमान ने गुस्से से कार्तिक से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एंजल को अपनी कहने की? हाँ, वह तुम्हारी बहन है, पर तुमसे पहले उस पर मेरा हक है, वह मेरी एंजल है। और रही बात उसे रुलाने की, तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, वह बस गुस्से में हो गया। मैं सपने भी अपनी एंजल को परेशान करने या फिर रुलाने के बारे में नहीं सोच सकता, या फिर किसी को उसे परेशान देख भी नहीं सकता, और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो वह जिंदा नहीं रहेगा, कि मेरा प्रॉमिस है। याद रखना, मेरी एंजल को कोई भी चाह कर भी परेशान या फिर रुला नहीं सकता। अरमान की बात सुनकर कार्तिक ने घूरकर अरमान को देखा और कहा, पर तुम तो मेरी बहन को रुला रहे हो, जल्लाद कहीं के, तुम कहाँ राक्षस और मेरी बहन कहाँ मासूम सी परी? तुम जैसे जल्लाद के लिए कोई जंगली ही लड़की चाहिए, मेरी बहन को छोड़ दो, कोई जंगली लड़की अपने लिए पसंद कर लो।
कार्तिक की बात सुनकर कि कार्तिक ने अरमान को सुकून से दूर होने के लिए कहा, अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। अरमान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि कार्तिक ने उसे जंगली जल्लाद कहा, फिर कुछ और कहा उसे, पर किस बात से पड़ा कि कार्तिक की हिम्मत भी कैसे हुई अरमान को उसकी एंजल से दूर होने के बारे में कहने की। सुकून जो कि अरमान की जिंदगी बन गई है, अरमान चाह कर भी सुकून से कभी दूर होने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। अरमान ने अपनी लाल आंखों से घूरकर कार्तिक को देखा और कहा, शायद तुम्हें सच में जंगल बहुत पसंद है, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें हमारी साउथ अफ्रीका वाली ब्रांच के जंगल में भेज देता। साउथ अफ्रीका वाली ब्रांच का नाम सुनकर कार्तिक के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जो काम वह तीनों करते थे वह काम कार्तिक अच्छे से जानता था। एआर कॉर्पोरेशन का अरमान अकेला मालिक था, पर भैरवी फाउंडेशन के अरमान फर्स्ट कमांडर था, आहिल सेकंड और कार्तिक थर्ड। अगर अरमान किसी काम में बिजी हो तो आहिल और कार्तिक पर पूरी जिम्मेदारी होती थी। साउथ अफ्रीका की ब्रांच सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा, इस वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी थी, पर फिर भी हार नहीं मानी और वहां पर भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड कर ली थी। यह भी सिर्फ 6 महीने पहले ही हुआ था। कार्तिक ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? साउथ अफ्रीका वाली ब्रांच में कभी नहीं जाऊंगा, वहां तुम्हें जाना है तो तुम ही जाओ, वैसे भी जंगली तुम हो, मैं नहीं, मुझे इंसानों के बीच ही रहना पसंद है। कार्तिक की बात सुनकर अरमान ने कार्तिक से सीरियस लहजे में कहा, अगर एक और बार तुम्हारे मुंह से मुझे और मेरी एंजल को दूर होने की बात सुनी तो आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका भेज दूंगा। तो आगे से जबान संभाल कर, इतना कहकर अरमान सुकून को लेकर बाहर निकल गया, क्योंकि उसे भी अंदाजा हो गया था कि सुकून का शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अरमान सुकून को सीधा क्लास से अपनी कार की तरफ ले गया। अरमान ने कार ड्राइवर को अपने प्राइवेट विला की तरफ ले जाने को कहा। यह विला अरमान ने 6 महीने पहले ही बनवाया था, पर उसने अभी तक इस विला का कोई नाम नहीं रखा था, पर जैसे ही सुकून उसकी लाइफ में आई उसने उस विला का नाम सुकून रख दिया, क्योंकि जब से सुकून उसकी जिंदगी में आई थी उसकी बेरंग और बेबुनियाद जिंदगी में प्यार का रंग भर गया था और उसकी जिंदगी को जीने के लिए एक सुकून मिल गई थी, इसलिए उसने उस बिना का नाम सुकून विला रख दिया था। कुछ ही देर बाद वो कार एक बड़े से विला के सामने आकर रुकी। वह विला इतना खूबसूरत था कि कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। वह विला राठौड़ मैंशन जितना ही बड़ा था, पर वह पूरी तरह से मॉडर्न तकनीक से बनाया गया था। वहां पर ज्यादा गार्ड नहीं थे, 2 गार्ड्स गेट पर थे। जैसे ही अरमान की गाड़ी उन्होंने देखी, उन्होंने झट से गेट ओपन किया। अंदर जाते ही दोनों साइड बड़ा सा गार्डन था और बीच में से एक रास्ता बना हुआ था। गार्डन के बीचों बीच बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ था, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत है। अरमान कार से उतरकर सुकून को गोद में लेकर विला के अंदर जाने लगा। विला का लिविंग रूम इतना बड़ा और इतना खूबसूरत था कि बस आंखों को भा जाए। विला का थीम पूरा व्हाइट कलर का था, जो उस विला को काफी क्लासी लुक दे रहा था। हॉल के बीचों बीच बड़ा सा यूरोपियन स्टाइल का सोफा रखा हुआ था। वह सोफा भी व्हाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन था। वह दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। अरमान सीधा सीढ़ियों से सुकून को गोद में लेकर सीधा ऊपर चला गया। ऊपर अरमान सुकून को लेकर एक रूम में चला गया। वह रूम पिंक और व्हाइट कलर की थी। अरमान ने सुकून के लिए डेकोरेटेड किया हुआ था और अरमान ने रूम स्पेशली सुकून के लिए भी डेकोरेट करवाया था, कि वह जानता था कि उसकी एंजल को पिंक कलर कितना पसंद है, पर अरमान पूरा पिंक नहीं करना चाहता था। इस वजह से उसने इंटीरियर डिजाइनर को व्हाइट और पिंक कॉम्बिनेशन करने को कहा था। उसने सुकून को बड़े से किंग साइज बेड पर लिटाया और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा कि आपको इतना रोने की क्या जरूरत थी? हो गई ना आपकी तबीयत खराब? आप क्यों ऐसा करते हो? एंजल, आप समझते क्यों नहीं हो कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो? आपके बिना जिंदगी जीने के बारे में मैं शायद सोच भी ना सकूं। अब मेरी जीने की वजह आखिरी सहारा हो आप।
इतना कहकर अरमान वहां से स्टडी रूम में चला गया। इस विला में भी अरमान का स्टडी रूम था। अरमान जैसे ही स्टडी रूम में गया और लैपटॉप ऑन करके कुछ इम्पोर्टेंट मेल चेक करने लगा, इतने में ही उसका कॉल रिंग हुआ। उसमें कॉल पर कॉलर आईडी देखी और उसकी भौंया सिकुड़ गई। उसने कॉल उठाकर कहा, व्हाट हैपन? कि दूसरी तरफ कोई और नहीं आर्यन था। आर्यन में कहा, आई नीड ड्रैगन टीम। ड्रैगन टीम का नाम सुनते अरमान की भौं हैरानी सिकुड़ गई। अरमान ने हैरानी से कहा, आपको कुछ पता चला है? उधर से आर्यन की खामोशी सुनाई दी। कुछ देर बाद आर्यन ने एक गहरी सांस लेकर अरमान से कहा, हाँ, मैंने वहां पर एक स्पाई भेजा था। उसने मुझे कहा करीब 21 साल की लड़की 2 साल से कैद है। आर्यन की बात सुनकर अरमान की आंखों में चमक आ गई। अरमान ने आर्यन से कहा, ओके, मैं शाम तक ड्रैगन टीम को वहां पर भेज दूंगा, पर आप ये ध्यान रखना कि आपको मरना नहीं है, क्योंकि वह लोग भी काम डेंजरस नहीं है, इसलिए मैं ड्रैगन टीम के साथ टीम अल्फा को भी भेज रहा हूं। अरमान की बात सुनकर आर्यन ने कहाने पर अल्फा टीम की वहां पर कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए टीम ड्रैगन ही काफी होगी। अरमान ने फोन पर आर्यन से कहा, नो मोर आर्गुमेंट्स। अरमान ने आर्यन से कहा, अगर वह सच में है तो वह मुझे सही सलामत चाहिए। अरमान की बात पर आर्यन ने कहा, आई प्रॉमिस यू अरमान, अगर वह हमारी भैरवी ही है तो मैं अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लूंगा। असल में टीम ड्रैगन और टीम अल्फा अरमान की दो सबसे खास टीम थी, जिनमें 20 लोग शामिल थे। वह एक एक आदमी 20 आदमियों के बराबर था। वह टीम इतनी खतरनाक थी कि बड़े बड़े लोग टीम ड्रैगन और टीम अल्फ का नाम सुनकर ही डर जाते थे। ये टीम अरमान ने खुद तैयार की थी और इस टीम का लीडर अरमान था। इस टीम को अरमान सिर्फ अकेला ही लीड कर सकता था। क्या सच में भैरवी जिंदा है? एंड दीपाली, थैंक यू वेरी मच। मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ा कि यह स्टोरी तुम्हारी सबसे फेवरेट स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएट। अगर आप सब लोग अगर हमारी तारीफ करो तो हमें भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब मेरी बकवास बंद करके हम स्टोरी का आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सुकून विला। अभी दोपहर का 1 बजा हुआ था, क्योंकि अरमान सुकून को स्कूल के फर्स्ट पीरियड के पहले ही यहाँ पर लेकर आया था। इस वजह से अभी सिर्फ दोपहर ही हुई थी। अरमान अभी भी स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। कुछ देर बाद उसे लगा कि उसे सुकून को जाकर उठा देना चाहिए, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। अरमान ने अपना लैपटॉप बंद किया और सुकून की रूम की तरफ चला गया। अरमान जैसे ही रूम में गया उसने देखा सुकून पर अजीबोगरीब पोजीशन में लेटी हुई है और उसका कंबल भी नीचे गिरा हुआ है। अरमान ने अपना सर हिलाया और आगे बढ़कर सुकून का ब्लैंकेट उठाकर वापस से उसे उठाकर उसे प्यार से जगाने लगा। एंजल उठो। पर जैसे ही अरमान ने सुकून को उठाने के लिए उसे छुआ, उसे सुकून का शरीर भट्टी की तरह तपता हुआ महसूस हुआ। ये देखकर अरमान को काफी ज्यादा खुद पर गुस्सा आया कि क्यों उसने सुकून को अकेला छोड़ा। अगर पहले ही उसने सुकून को चेक कर लिया होता तो अभी तक शायद उसने डॉक्टर को कॉल करके सुकून का इलाज भी करवा दिया होता। अरमान ने अपना मोबाइल निकाला और राहुल को कॉल किया और कहा, अभी के अभी सुकून विला पर हॉस्पिटल से सारे टॉप के डॉक्टर को मेरे विला भेजो, सारी लेडी डॉक्टर्स होनी चाहिए। इतना कहकर अरमान ने झट से फोन काट दिया। उधर अरमान का असिस्टेंट राहुल वर्मा, जो कि अभी यार कॉर्पोरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर किसी इन्वेस्टर से मीटिंग कर रहा था, उसने जैसे ही अरमान का ऑर्डर सुना उसने अपने मन ही मन का पता नहीं क्या खाकर पैदा किया था। इस राक्षस को इसकी माँ ने जब देखो तब ऑर्डर चढ़ता रहता है, पता नहीं क्या होगा मेरे बॉस का। आज के दिन तो कम से कम चैन से जीने था मुझे, आज तो शैतान का जन्मदिन है। पता नहीं क्या चलता है इसके दिमाग में, ना खुद सुकून से जीता है ना मुझे जीने देता है। पता नहीं इस शैतान ने क्या सोचकर उस मासूम सी सुकून को अपने लिए चूज किया है, और वह भी इतनी सी उम्र में। पता नहीं आगे चलकर दुनिया में क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हो और एक मैं हूं जो अभी 19 का होकर भी सिंगल हूं।
है भगवान, क्या होगा मेरा। राहुल अपने आप में बड़बड़ाए जा रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि अरमान ने जल्दी से जल्दी कहा। उसने अपना फोन उठाया और शहर के सभी बड़े हॉस्पिटल से सारी टॉप लेडी डॉक्टर्स को सुकून विला पर जाने का ऑर्डर दे दिया। सुकून विला। अरमान ने नीचे से एक नौकर को ठंडे पानी का बाउल और पटिया लाने को कहा था। अरमान सुकून के सिरहाने बैठकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था। सुकून विला मुंबई के बाहर होने की वजह से डॉक्टर को आने में देर हो रही थी। करीब 15 मिनट तक उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने के बाद अरमान ने उसके माथे का टेम्परेचर चेक किए। सुकून का माथा पहले से थोड़ा कम गर्म हो चुका था। ये देखकर अरमान ने एक चैन की सांस ली। अरमान को बचपन से आदत थी, क्योंकि कभी भी अरमान को बुखार होता था अरमान किसी को नहीं बताता था और खुद की केयर खुद ही कर लिया करता था, क्योंकि अरमान को कभी खुद की कोई फिक्र ही नहीं थी। अरमान को हमेशा से ही लगता था कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए अरमान कभी खुद की केयर नहीं करता था। पर आज जब उसने सुकून को बुखार से तपते देखा तब उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, क्योंकि जब से सुकून अरमान की लाइफ में आई थी तब से अरमान खुद की केयर करना भी सीख गया था, क्योंकि अरमान अब जीना चाहता था सुकून के लिए और सुकून उसकी जिंदगी थी। अरमान सुकून पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरमान ने घड़ी में टाइम देखा। टाइम देखकर अरमान को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने करीब आधे घंटे पहले राहुल को कॉल किया था। अरमान ने खुद से कहा, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी राहुल, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है और अभी सिर्फ 1 मिनट बचा है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता अरमान के रूम का दरवाजा धमकी आवाज के साथ खुला। अरमान ने गुस्से से अपना सर ऊपर उठाकर देखा। वहां पर राहुल के साथ 5 लेडी डॉक्टर्स खड़ी थी। वह पांचों काफी ज्यादा सीनियर लग रही थी, क्योंकि राहुल को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि अगर अरमान का ऑर्डर पूरा ना हुआ तो अरमान उसे छोड़ने से रहा, इसलिए डॉक्टर को आने का बोलकर राहुल मीटिंग से तुरंत सुकून मिला के लिए निकल गया था। अरमान का गुस्से से लाल चेहरा देखकर राहुल एक पल के लिए डर गया और फिर उसने हिम्मत करके अरमान से कहा, बॉस मैं इन सब को ले आया। इतना कहकर उसने सारी लेडी डॉक्टर की तरफ इशारा किया। वह सारी डॉक्टर ये देखकर हैरान थी कि जिस वीआईपी पेशेंट के लिए उन सब को इतनी इमरजेंसी में हॉस्पिटल से जबरदस्ती उठाकर लाया गया है, वो वीआईपी पेशेंट एक 10 साल का बच्चा है। उनमें से एक सीनियर डॉक्टर डॉक्टर स्मिता जोशी, जो कि मुंबई की सबसे फेमस गायनेकोलॉजिस्ट थी, वह आगे आए और उन्होंने थोड़ी नाराजगी से राहुल की तरफ देखकर कहा, मिस्टर राहुल, हमें कभी नहीं लगा था कि आप हमें इस छोटे से बच्चे के इलाज के लिए लेकर आए हैं। आपने हमारा इतना कीमती टाइम खराब कर दिया। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि मैं अपने कितने इम्पोर्टेंट केसेस छोड़कर इतनी जल्दी में आई हूँ। वही अरमान जो गुस्से से अब तक राहुल को देख रहा था, जैसे ही उसने उस डॉक्टर की बात सुनी कि वो किसी मामूली पेशेंट का इलाज करने आए हैं, वो भी अपने इम्पोर्टेंट पसंद को छोड़कर, अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और मैंने खुद से कहा, इस डॉक्टर की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी एंजल को कोई मामूली इंसान समझने की। इस डॉक्टर को पता नहीं कि मेरी एंजल मेरी मुकुट क्वीन है। वहीं राहुल मन ही मन उस डॉक्टर की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर की बात सुनकर अरमान की तरफ बिना देखे ही राहुल ये बात अच्छे से जान चुका था कि अब अरमान से इस डॉक्टर को कोई बचा नहीं सकता। राहुल बस यही सोच रहा था कि बस अरमान इस डॉक्टर को जान से ना मार दे, क्योंकि राहुल से बेहतर अरमान के गुस्से के बारे में शायद ही कोई जानता हो। राहुल पिछले 2 सालों से अरमान के साथ था और राहुल ने इतने छोटे बच्चे के कितने खतरनाक काम देखे थे, ये सोचकर भी राहुल आज भी डर जाता था। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, पर राहुल एक जीनियस था। राहुल हैकिंग की दुनिया में माहिर था। राहुल ऐसे कई काम कर सकता था जो शायद कोई ना कर सके। अरमान ने भी अपनी हाकिम के थ्रू ही राहुल का पता लगाया था और अरमान 8 साल की उम्र में राहुल के घर पर उसे अपने असिस्टेंट की जॉब देने के लिए खुद गया था। इतने छोटे बच्चे को खुद
को जॉब ऑफर करता देख राहुल उस वक्त बहुत हंसा था, पर बाद में उसे अरमान की सच्चाई पता चली थी, जिसके बाद राहुल ने अरमान के साथ काम करने के लिए हाँ कह दी थी। जैसे जैसे राहुल अरमान के साथ काम कर रहा था, वैसे वैसे राहुल को अरमान की असलियत और अरमान की क्रूरता के बारे में पता चलता गया। तब से लेकर आज तक राहुल ने कभी अरमान को अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं की, क्योंकि राहुल ये बात बहुत अच्छे से जान चुका था कि जो काम बड़े बड़े इंसान नहीं कर सकते, वह हनुमान चुटकी हमें कर सकता है। वही डॉक्टर को अपनी बात कहने के बाद रूम का माहौल कुछ अजीब सा लगा। उससे उस रूम में कुछ सफोकेशन फील हो रही थी, पर डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाकर देखा, तब उसका चेहरा अरमान की तरफ मोड़ा। अरमान के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर एक पल के लिए डॉक्टर भी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा बच्चा उसे इतनी खतरनाक तरीके से क्यों घूर रहा है। पता नहीं क्यों, पर डॉक्टर को अपने कहे शब्दों पर अब काफी अफसोस हो रहा था, पर अब वह क्या कर सकती थी। कमान से निकला तीर और जुबान से निकला शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, वहां पर अरमान के गुस्से से भरी आवाज गूंजी। अरमान ने गुस्से में राहुल की तरफ बिना देखे डॉक्टर की तरफ अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से घूरकर कहा, मुझे अभी के अभी इस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल चाहिए और कल तक ये डॉक्टर और इसकी पूरी फैमिली सड़क पर आ जानी चाहिए, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। राहुल वर्मा। वही ये सुनकर राहुल ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि राहुल को लगा था कि अरमान इस डॉक्टर को जान से मारे बिना नहीं छोड़ने वाला। राहुल को इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम अरमान ने इस डॉक्टर को जान से तो नहीं मारा। वहीं डॉक्टर स्मिता जोशी यह सुनकर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। अरमान के कहने के तरीके से वह इतना तो समझ चुकी थी कि अरमान कोई मजाक नहीं कर रहा है। वही इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पहले उन्हें लगा कि शायद ये बच्चा मजाक में कह रहा हूं, पर बात की सीरियस ने राहुल के फेस पर देखकर डॉक्टर स्मिता को लगा कि अब उनके करियर का अंत है। उन्होंने लगभग चिल्लाकर कहा, प्लीज नहीं। इससे पहले कि डॉक्टर स्मिता और कुछ कह पाती, अरमान ने राहुल की तरफ देखा और कहा, अभी के अभी इस कचरे को मेरे एंजल के रूम से बाहर फेंको। वही अरमान का ऑर्डर सुनकर राहुल तुरंत अपनी अटेंशन वाली मोड पर आ गया। उसने जल्दी से बाहर खड़े तो बॉडीगार्ड्स बुलाकर डॉक्टर स्मिता को ले जाने को कहा। डॉक्टर स्मिता चीखती चिल्लाती रही कि वो उसे माफ कर दे और उसका लाइसेंस कैंसिल ना करे, पर उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वही रूम में बाकी चार खड़ी डॉक्टर का भी डर से बुरा हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटा बच्चा कौन है, पर वह इतना तो समझ गई थी कि यह कोई मामूली बच्चा तो नहीं है, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वहीं डॉक्टर स्मिता को बॉडीगार्ड्स के बाहर से ले जाने के बाद अरमान ने घूर कर उन चारों डॉक्टर की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम चारों को यहाँ पर घूमने के लिए नहीं बुलाया गया है, जल्दी से आओ और मेरी एंजल का इलाज करो, वरना तुम सबकी जान मेरे हाथों से जाना तय है। अरमान ने ये सब बहुत गुस्से में कहा था। अरमान की बात सुनकर उन चारों के चारों नस का खून अंदर तक जम गया। उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने छोटे बच्चे की बातों से वो लोग इतना ज्यादा डर गई है। उन्होंने हिम्मत की और उनमें से दो सीनियर डॉक्टर्स, जिनकी उम्र 40 के ऊपर थी, डॉक्टर करिश्मा सेन थी और डॉक्टर आशिमा भारद्वाज, ये दोनों भी मुंबई की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट थी, ये दोनों आगे आई और सुकून को चेक करने लगी। अरमान सुकून के पास ही बैठा हुआ था। डॉक्टर करिश्मा डॉक्टर आशिमा प्यारी सी परी को देख रही थी, जो इतना फीवा होने के बाद भी किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। वह दोनों प्यार से उसे देखकर उसका इलाज कर रही थी, क्योंकि सुकून तू ही इतनी प्यारी कि कोई चाह कर भी उसे अपनी नजरें ना हटा पाए। हालांकि अरमान को ये तो अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके अलावा कोई और उसकी एंजल को छुए, पर अरमान ये बात अच्छे से जानता था कि बिना छुए डॉक्टर उसका इलाज अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
कुछ देर तक डॉक्टर करिश्मा और डॉक्टर आशिमा ने सुकून को अच्छे से चेक किया और फिर अरमान की तरफ पलटकर बेहद शांति भरे लहजे में कहा, इन्हीं कुछ नहीं हुआ है, बस नॉर्मल फीवर है, एक इंजेक्शन देने के बाद इनका फीवर ठीक हो जाएगा। अब तक सुकून को भी हल्का हल्का होश आने लगा था। सुकून की आंखें बार बार झपक रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें ठीक से खोली। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखा। उसे अरमान दिखाई दिया। उसने अरमान की तरफ देखकर अपनी कमजोरी से भरी आवाज में धीरे से कहा, मिस्टर हैंडसम। अरमान अभी डॉक्टर से कुछ कहने ही वाला था कि सुकून की आवाज सुनकर उसने सुकून की तरफ देखा। सुकून लेटे लेटे उसकी तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। अपनी प्यारी एंजल की आवाज सुनकर अरमान ने दोनों डॉक्टर्स को इग्नोर किया और सुकून की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। सुकून में अरमान की तरह अपना हाथ बढ़ाया। अरमान भी समझ गया कि सुकून उसको अपने पास बैठने को कह रही है। वह प्यार से स्कूल के पास बैठ गया और प्यार से उसके सर को से मिलाते हुए कहा, अब आपको कैसा लग रहा है एंजल? सुकून ने अपनी धीमी मगर प्यारी आवाज में कहा, मिस्टर हैंडसम, हमारा सर दुख रहा है, हमारी बॉडी भी पेन कर रही है। अरमान ने प्यार से सुकून के सर को अपने हाथों से हल्के से दबाते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है एंजल आपको? सुकून ने मासूमियत से कहा, मिस्टर हैंडसम, हमारे पैर ज्यादा दर्द कर रहे हैं। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून के पैर हल्के हाथों से दबाए और उसे प्यार से कहा, अब ठीक है एंजल। सुकून ने अपना सर हाँ में हिलाया और चुपचाप अपना सर बेड पर रखकर आराम से अरमान को देखने लगी। दोनों डॉक्टर अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी अरमान की इंस्ट्रक्शन का वेट कर रही थी, पर 15 मिनट हो चुके थे पर अरमान ने उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अरमान का ध्यान सिर्फ अपनी एंजल की मालिश करने पर था। अरमान प्यार से सुकून के पैरों को दबाता, कभी तो कभी उसके सर को। सुकून को भी यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। डॉक्टर करिश्मा ने थोड़ी हिम्मत करके अरमान की तरफ देखकर अपनी धीमी आवाज में कहा, मिस्टर अरमान। हालांकि अरमान अभी सिर्फ 10 साल का बच्चा था, फिर भी डॉक्टर करिश्मा के अरमान को उसके नाम से या फिर बेटा कहकर बुलाने की मौत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अरमान को उसके मिस्टर अरमान कहकर बुलाया। डॉक्टर की आवाज सुनकर अरमान ने अपना फेस डॉक्टर करिश्मा की तरफ कर लिया। अब तक जो अरमान प्यार से सुकून के साथ बातें कर रहा था, जिस अरमान के फेस पर प्यार भरे एक्सप्रेशन थे, अब उस अरमान का फेस 360 डिग्री चेंज हो चुका था। अरमान ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, व्हाट हैपन? अरमान के ऐसे सडन एक्सप्रेशन चेंज को देखकर डॉक्टर करिश्मा और डॉक्टर आशिमा हैरान हो गए। इससे पहले उन्होंने इतनी कम उम्र के बच्चे को इतने मैच्योर तरीके से बिहेव करते हुए नहीं देखा था। डॉक्टर करिश्मा ने खुद को संभाला और अरमान से कहा, हमें इन्हें इंजेक्शन देनी होगी वरना इन्हें बुखार फिर से चढ़ जाएगा। वही सुकून जो अब तक बेड पर लेटकर आराम से अपनी मसाज एंजॉय कर रही थी, जैसे ही उसने इंजेक्शन का नाम सुना और झट से बेड से खड़ी हुई और अरमान की तरफ देखकर कहने लगी, मिस्टर हैंडसम, हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, नहीं लगवाएंगे। सुकून जो बेड पर खड़ी होकर इंजेक्शन नहीं लगाएंगे कह रही थी, कमजोरी की वजह से वह बेड से नीचे गिर नहीं पा रही थी कि अरमान ने झट से उसे पकड़ लिया और ठीक से बैठकर बिठाकर थोड़ा गुस्से से कहा, एंजल ये क्या बदतमीजी है, अगर आप गिर जाती और आपको चोट लग जाती तो? वही अरमान की गुस्से भरी आवाज सुनकर सुकून चुपचाप बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई। सुकून को इस तरह कमजोर होता देख अरमान को भी इंजेक्शन देना सही रख अरमान ने डॉक्टर की तरफ देखा और इशारा किया। डॉक्टर भी अरमान का इशारा समझ गए। अरमान ने सुकून को अपने गले से लगाया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, ओके एंजल, कोई आपको इंजेक्शन नहीं लगाएगा, पर आप ऐसे कूदो मत और आई एम सॉरी, मैंने आपको डांटा।
वही सुकून के आंखों में जो नमी उतर आई थी अरमान की बात सुनकर कि उसे इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। उसने खुशी से अरमान से कहा, सच्ची मिस्टर हैंडसम। सुकून ने इतना ही कहा था कि डॉक्टर करिश्मा ने उसकी हाथों की बाजुओं में इंजेक्शन इंजेक्ट कर दी। सुकून को तेज दर्द हुआ और उसने हिलने की कोशिश की, पर अरमान ने उसे कसकर पकड़ कर रखा हुआ था, जिस वजह से वह हिल नहीं पाए। वही डॉक्टर करिश्मा ने इंजेक्शन बाहर निकालने के बाद अरमान को इशारा किया। अरमान ने धीरे से शुभम को छोड़ा और मानते छोड़ते ही सुकून जोर जोर से रोने लगी। उसने अरमान के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए कहा, गंदे मिस्टर हैंडसम, हमें इंजेक्शन लगवाए, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमें कितना दर्द हो रहा है। ये कहकर सुकून अपने इंजेक्शन दिए हुए हाथ को अपने दूसरे छोटे से हाथों से सहलाने लगी। अरमान ने खींचकर सुकून को अपनी गोद में बिठाया और प्यार से उसके हाथ को मसाज करते हुए कहा, एंजल, यह जरूरी था, वरना आपको फिर से फीवर हो जाता। सुकून सोते हुए अरमान के गले लग गई और कहने लगी है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपने हमें इंजेक्शन लगवाए। इतना कहकर सुकून रोते रोते अरमान के कंधे पर ही सो गई। अरमान ने प्यार से सुकून को बेड पर लिटाया और उसके माथे पर किस किया। डॉक्टर करिश्मा और डॉक्टर आशिमा और बाकी की दो डॉक्टर अभी भी चुपचाप उस रूम में खड़ी थी। उनकी हिम्मत नहीं थी कि अरमान के बिना कहे यहाँ से चली जाए। अरमान ने उनकी तरफ देखा और कहा, नाउ यू हैव टू गो। अरमान के इतना कहते ही चारों ऐसे गायब हुई जैसे वह कभी यहाँ आई नहीं थी। राहुल भी उनके पीछे पीछे रूम से बाहर निकल गया। रूम से बाहर निकलकर राहुल ने एक चैन की सांस ली और उन सब की तरफ देखते हुए कहा, बच गई आप सब, जो डॉक्टर स्मिता की तरह अपनी जबान नहीं खोली। डॉक्टर करिश्मा और डॉक्टर आशिमा ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, ये बच्चा कौन है, हमें बहुत डर लग रहा है इससे। राहुल ने उनकी तरफ देखा और कहा, पहले यहाँ से बाहर चलो, वरना अगर उस बच्चे यानी कि मेरे बॉस को पता चल गया तो आप सबकी कोई खैर नहीं। राहुल की बात सुनकर उन चारों ने अपना सर हमें हिलाया और वह पाछो सुकून विला से बाहर निकल गए। उधर जयपुर में आर्यन की कार जयपुर के सड़कों पर दौड़ रही थी। आर्यन की कार के पीछे 3 कार्स और आगे 3 कार्स में बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। आर्यन अपनी सोच में गुम जयपुर की खाली सड़कों को देख रहा था। कोई नहीं बता सकता था कि इस वक्त वह क्या सोच रहा है। इतने में ही आर्यन के बॉडीगार्ड की सामने की एक कार बहुत जोर के धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई। आर्यन जो अपनी सोच में घूमता, इतनी तेज आवाज की वजह से उसने सामने देखा। वह ये देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंका कि उसके बॉडीगार्ड्स की कार ब्लास्ट हो चुकी थी। वह कार ब्लास्ट होता देख आर्यन के फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। आर्यन ने मन ही मन का, तो निरंजन राणा, ये था तुम्हारा पहला बार इतना घटिया। पहला बार भले ही तुमने किया है, आखिरी बार मेरा ही होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।